बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने काइनेटिक ऑफ पार्टिकल पढ़ लिया है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन वाला, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। फिर काइनेटिक ऑफ पार्टिकल पढ़ा हमने वर्क एंड एनर्जी, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। आज अब हमने पढ़ना है काइनेटिक ऑफ ए पार्टिकल, इम्पल्स एंड मोमेंटम, एंड इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 15, principle of linear impulse and momentum. In this section we will integrate the equation of motion with respect to time. तो equation of motion को अगर आप इंटीग्रेट करें with respect to डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आपके पास आता है वर्क एंड एनर्जी, पिछला चैप्टर। लेकिन अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आता है? इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो अच्छा, इसको ब्रीफली ज़रा मैं आपको जस्ट बताता हूँ। तो समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें जो एम ए है, इसको हम ए को लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एम इंटू डी वी और डी टी आ जाएगा। इसको अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? मतलब इस पर आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लिमिट अप्लाई करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट से यहाँ और यहाँ। फिर क्योंकि यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टाइम है, इस वजह से टाइम की लिमिट्स आएंगी। यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की लिमिट आएंगी। तो आपके पास ये बनेगा। तो फर्दर आपके पास आखिर में जो इक्वेशन बनती है वो बेसिकली क्या है कि समेशन ऑफ फोर्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टाइम, दैट इज इक्वल टू एम वी टू माइनस एम वी वन। तो इसे क्या कहते हैं? दिस इक्वेशन इज रेफर टू एज प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम, ये इम्पल्स है और ये मोमेंटम है। अच्छा, ये वाली बातें मैं बता चुका हूँ। It provides a direct mean of obtaining the particle final velocity. It provides a direct mean of obtaining the particle final velocity v2 after a specified time period when the particle initial velocity is known and the forces acting on the particle are either constant or can be expressed as a function of time. By comparison, अच्छा, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम की बात की जाए, लीनियर मोमेंटम बेसिकली इक्वल है एम वी के, एल इज इक्वल टू एम वी, और इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड और स्लग फीट पर सेकंड। लीनियर इम्पल्स की बात की जाए तो ये वाला जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल ऑफ एफ डी टी इज रेफर टू एज लीनियर इम्पल्स। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है न्यूटन सेकंड या पाउंड सेकंड। तो अगर फोर्स को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट किया जा सके तो आप डायरेक्टली आप ये निकाल सकते हैं कि फोर्स को इन टर्म्स ऑफ टाइम लिख के आप उसका निकालेंगे तो आपको बस ये आ जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। वो तो इंटीग्रेशन की चीज़ है, आप जानते ही हैं। इसकी अगर थोड़ा सा वो देखें, वेरिएबल अगर फोर्स है तो वही एरिया अंडर कर्व आ रहा है, ये भी एरिया अंडर कर्व है, इसका एरिया अंडर कर्व एफ सी कांस्टेंट हो जाएगा और आपके टाइम के जो डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप ऐसे नहीं करेंगे बल्कि इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम। इक्वेशन नंबर 15, ये वाली ये इक्वेशन जो है 15.2 कैन बी रीरिटन एज, कैसे जी? ऐसे एम वी वन प्लस समीशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी from t1 to t2 is equal to mv2. We state that initial momentum of the particle at time t1 plus the sum of impulse applied to the particle from t1 to t2 is equivalent to the final momentum of the particle at time t2.
अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप 3 एक्सिस में डिवाइड करें तो सिंपल, ये एम वी एक्स 1 प्लस समेशन इंटीग्रल एफ एक्स डी टी प्लस एम एक्स 2 वी एक्स 2, इसी तरह वाई वाली इक्वेशन हो जाएगी एम वी वाई 1 प्लस समेशन एफ वाई डी टी का इंटीग्रल प्लस एम वी वाई 2, एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगी एम जी 1 प्लस समेशन integral from t1 to t2 of fz dt is equal to mvz at 2 पोजीशन 2। तो ये आपकी डायग्राम्स हैं। इनिशियल मोमेंटम की डायग्राम ये है, इम्पल्स की डायग्राम ये है, रिस्पेक्ट किया तो फाइनल मोमेंटम की डायग्राम ये है। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात की जाए, आप क्या करेंगे, इस तरह ये सिस्टम दिया है उस पर अप्लाई करके ये सारी उसमें थ्योरी लिखी हुई है, तो उसमें होता क्या है, आप समीशन अप्लाई कर देंगे, इस तरफ भी समीशन अप्लाई कर देंगे, और आपकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें समीशन एम आई वी आई 1 प्लस समीशन इंटीग्रल फ्रॉम t1 टू t2 ऑफ एफ आई डी टी इज इक्वल टू समीशन एम आई वी आई 2। This will state the initial linear momentum of the system plus the impulse of all external forces acting on the system from t1 to t2 is equal to the system final linear momentum। अगर लोकेशन ऑफ mass center of is determined, अगर आपके पास mass की इक्वेशन गिवन है, ये है ना, इस इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी से इस जी जो कि मैस सेंटर है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर जी है, आर जी दिस वेक्टर। तो एम आर जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई टोटल मास ऑफ द पार्टिकल। दोबारा पढ़ लेते हैं। सिंस द लोकेशन ऑफ मास सेंटर जी ऑफ द सिस्टम इज डिटरमाइंड फ्रॉम दिस, ये वो फार्मूला है जिससे आप निकालते हैं सेंट्राइड या सेंटर मास निकालते हैं ना, वो वाला फार्मूला है। वेयर एम टोटल मास है जो कि समेशन ऑफ एम आई है इज टोटल मास ऑफ द पार्टिकल। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। और इस फॉर्म में आने के बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ। We state that total linear momentum of the system of particle is equivalent to the linear momentum of a fictitious aggregate particle of mass m is equal to summation mi moving with the velocity of mass center of the particle। तो फिर आप इसमें पुट करते हैं तो आ जाएगा एम वी जी 1, जी क्या है, वो पॉइंट है जो मैस सेंटर पे है, तो जो मैस सेंटर की वेलोसिटी है वो एट पोजीशन 1 प्लस समेशन इंटीग्रल एफ आई डी टी इज इक्वल टू एम वी जी 2। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ना ये इक्वेशंस याद रखनी है। ये सिस्टम पार्टिकल होगा समेशन लग जाएगा, और अगर एक हुआ तो आप जस्ट एक का कर लेंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो आप समेशन अप्लाई करेंगे। तो बाकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आसान है। हम इसको फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मज़ीद समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम में ही हमने अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है जी 15.1। तो मैंने यहीं ये पेस्ट कर दिया। ए मैन किक्स दी 150 kg बॉल, तो मैस कितना हो जाएगा 0.15 किलोग्राम। So that it leaves the ground at an angle of 60 degree, so theta is 60 degree, and strike the ground at the same elevation। इसका मतलब उसी एलिवेशन पे वो करता है। एक और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम एलिवेशन। डिस्टेंस कितना कवर करती है, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगा, तो इसको मैं यहाँ मैं एक रेफरेंस सिस्टम अगर पहले ही ले लूँ एक्स और वाई, तो ये बेसिकली एक्स होगा और ये कितना है 12 मीटर।
यानी ये इस तरह जाएगा, जो जिस जगह स्ट्राइक करेगा, यानी बॉल अगर एक जगह यहाँ है, यहाँ से स्ट्राइक होकर दोबारा वो उसी एलिवेशन पे जाती है। तो ये वाली जो एक ही एलिवेशन है सेम। तो यहाँ अभी पॉइंट ए पे ये पॉइंट बी इसके ले, यहाँ इस तरह स्ट्राइक करती है बी, और ये एंगल जो बनता है ये 60 डिग्री है। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। थोड़ा सा मैंने स्केच इसका बना दिया है, कुछ यहाँ से भी हम हेल्प ले लेंगे। अच्छा, डिटरमाइन द इम्पल्स ऑफ हिज फुट, इम्पल्स ऑफ फुट करना है, तो इम्पल्स आपने फाइंड करना है। इम्पल्स करना है फाइंड ऑन द बॉल एट दिस पॉइंट, ये इस तरह करेगा। नेग्लेक्ट द इम्पल्स कास्ड बाय द बॉल्स वेट व्हेन इट इज बीइंग किक्ड, तो बॉल की वजह का वेट की वजह से जो होगा वो आपने निगलेक्ट कर देना है। इसमें बेसिकली होगा ये कि जब आप इसकी अगर फ्री बाई डायग्राम बनाए, होगा ये कि इस डायरेक्शन में अगर इम्पल्स एक्ट कर रहा है, ये इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ अगर एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और इस इम्पल्स को आई से मैं डिनोट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो इसमें हमें फाइंड इम्पल्स करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें पता चल गया है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम, जी इक्वेशन इसकी क्या थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक इक्वेशन जो थी, दोबारा चलो उधर ले जाता हूँ आपको। mv1 इज प्लस, इक्वेशन हमें ये अप्लाई करनी है, mv1 इंटू, अच्छा ये एक ही लाइन के लॉन्ग है, हम इस लाइन के लॉन्ग ये इक्वेशन लगा रहे हैं। पल्स की इक्वेशन इस लाइन के लॉन्ग है, जो मैंने डायग्राम बनाई है इस लाइन के लॉन्ग, ना ये एक्स के लॉन्ग है ना वाई के। एक्स और वाई यूज़ होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे आपको पता चलेगा कहाँ यूज़ होंगे। अभी जो इम्पल्स की इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो इसी लाइन के लॉन्ग है। जब पाँव इस फुटबॉल को हिट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हिट कर रहा है उसी डायरेक्शन में फुटबॉल आगे मूव करेगा एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि शो किया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स और मोमेंटम जस्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और इक्वेशन ये वाली 15.3 इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगी, एम वी वन प्लस समीशन एफ डी टी टी वन से टी टू इज इक्वल टू एम वी टू। अच्छा, इनिशियली बॉल का अपना क्या मोमेंटम है, ये रेस्ट में है। तो इनिशियली बॉल इज एट रेस्ट, इनिशियली ball is at rest before sorry rest लिखना था, ये rest, ball is at rest before striking kicking, या before kicking लिख दें, किक करने से पहले। इसका क्या मतलब होगा कि v1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, v1 0 होने की वजह से ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। और मैं इस टर्म को नाम दे देता हूँ i का, इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी टू। आई किसके इक्वल है, वेयर आई इज इक्वल टू इम्पल्स की टर्म के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें आई मैंने फाइंड करना है, एम मुझे पता है, वी निकालना है। ये वी निकालने के लिए ही आपने क्या करना है, इसके लिए बेसिकली हमने जो पढ़ा था ना प्रोजेक्टाइल मोशन, वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है यहाँ। अच्छा, यहाँ वी बॉल की बिफोर इम्पैक्ट कितनी थी, 0। यहाँ क्या होगी, जस्ट स्ट्राइकिंग, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी होगी v2, और वो या यहीं इसी पॉइंट पे ले लें, ए पॉइंट पे ही जस्ट आफ्टर किकिंग
जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ये v होगी, वो वाली v हमने निकालनी है। अब वो v और ये यहाँ जिस पर स्ट्राइक करना है जस्ट पहले जो v होगी वो सेम होगी। तो ये वाली क्योंकि ये एलिवेशन सेम है, क्वेश्चन में कहा है स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम एलिवेशन। अब ये भी अगर हम किसी तरह निकाल लेते हैं, और वो होपफुली जिनकी अच्छी ग्रिप है वो लाजमी निकाल सकेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो वो भी निकाल के v2 की जगह हम पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह दो बना लेते थे। हमें वाई एक्सिस को पता होता था एक्सप्रेशन कितना है, -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर हम इक्वेशन को अप्लाई करें, ए बाई डी टी ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगी, जीरो से, जब जीरो है तो उसमें वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, अच्छा ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान लग रही है, तो शुरू में इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, सॉरी वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा जो कि साइन कंपोनेंट है, तो वी साइन ऑफ ये हो जाएगा वी साइन 60, और ये हो जाएगा एनी वेलोसिटी वी बाय, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बेसिकली वी बाय माइनस वी साइन 60 इज इक्वल टू आ जाएगा -9.81 टी, ये आ गया। यहाँ से वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी साइन 60 -9.81 टी, इसका दोबारा इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, या फिर ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर लें, डी वाई इज इक्वल टू वी बाई डी टी, वी वाई की जगह इसकी वैल्यू वी साइन 60 -9.81 टी डी टी। अब ये क्या है, फ्रॉम जब टाइम टी ज़ीरो है उस वक्त इसका हॉरिजेंटली सॉरी वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, और जब वो स्ट्राइक करती है उस वक्त टाइम टी होएगा, उस वक्त यहाँ स्ट्राइक के वक्त एलिवेशन सेम है, इस वजह से ये भी जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो इक्वल आ जाएगा वी साइन 60 टी -9.81 टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से अगर आप इसको वो करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा टी इंटू वी साइन 60 -4.905 टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टी क्योंकि ज़ीरो हो नहीं सकता इसलिए ये वाली टर्म अगर ज़ीरो हो तो वी साइन 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 4.905 टी, यहाँ से टी इक्वल आ जाएगा वी साइन 60 और 4.905, ये आ गई टी की वैल्यू। ये हमने किया है अभी वाई एक्सेस के लॉन्ग, एक्स एक्सेस के लॉन्ग अगर करें तो हमें पता है ए एक्स जीरो होता है, ए एक्स जीरो की वजह से आप ये कह रहे हैं वी एक्स जो है वो कांस्टेंट होगी, सिंपल। तो वी एक्स कांस्टेंट होने का मतलब ये कि वी एक्स जो इनिशियल वी एक्स इक्वल होगी वी एक्स इनिशियल के हमेशा, और वी एक्स इनिशियल जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारे पास इस वी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी काज ऑफ 60, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस 60 हो जाएगा। जब ये होगा तो फिर आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डी टी, तो इसकी जगह वी कॉस ऑफ 60, इसकी अगर लिमिट पुट करें तो 0 से ये 12 मीटर तक जाती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने x नाम दिया था और ये 12 मीटर के इक्वल है इस केस में, तो 12 आ जाएगा इज इक्वल टू वी कॉस 60 इंटू डी टी, ये 0 से वही टाइम t तक, ये 12 इज इक्वल टू वी कॉस 60 टी, इस t की वैल्यू यहाँ अगर आप पुट कर देते हैं तो आपका 12 इज इक्वल टू वी कॉस 60 इंटू वी साइन 60 डिवाइड बाई 4.905, इसको आप सॉल्व करते हैं तो वी के मेरे पास इक्वल आ रहा था 135.93 समथिंग, और v मेरे पास आ रहा है इक्वल 11.66 मीटर पर सेकंड। इस v को उठा के अगर मैं पुट कर दूं ऊपर वो इक्वेशन में, यहाँ इस इक्वेशन में, इस ये वाली जो इक्वेशन बन जाएगी, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं जी i, तो इक्वेशन i में पुट, सो इक्वेशन i बिकम्स, तो इक्वेशन i बिकम्स i इज इक्वल टू m की जगह उसकी वैल्यू 0.15, v की जगह इसकी वैल्यू जो कि 11.66 है, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये आ जाती है 1.749 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड होता है, तो ये इम्पल्स होगा जी आपका बॉल का। ठीक है, स्टूडेंट्स वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15.7 और इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्रिएट ए एंड बी वेट 100 पाउंड एंड 50 पाउंड रिस्पेक्टिवली। तो आप यहाँ सिंपल लिख लें, सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा एम ए दैट इज 100 पाउंड, this one, and MB that is 50 pound. If they start from rest, initial velocity इन दोनों की start from rest, तो initial velocity 0 हो जाएगी। Determine their speed when t5, t कितना है 5 सेकेंड, 0 से 5 हो जाएगा इंटरवल। Also find the force exerted by crate A on crate B, FAB फाइंड करना है आपको during the motion. The coefficient kinetic energy between the crate and ground is, that is given, mu k is equal to 0.25। फोर्स लग रही है कितनी, चलिए ये भी लिख लेते हैं, पी फोर्स इज आल्सो गिवन दैट इज 50 पाउंड। ये है जी स्टेटमेंट इसकी। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हम जो है ना एक फ्री बाइट डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बाइट डायग्राम बना लेते हैं दोनों की। एफ बी डी फॉर ब्लॉक ए, एफ बी डी फॉर ब्लॉक बी। ए की अगर बनाते हैं तो ए पे ये इस तरह ए है, यहाँ एक फोर्स एक्ट कर रही है 50 पाउंड की, यहाँ वेट एक्ट करेगा, वो कितना होगा 50 इंटू 32.2। सॉरी ये तो डायरेक्ट वेट गिवन है, वेट गिवन है 100 है, 100 ये है 100 वेट ऑलरेडी इन पाउंड्स। सलग होता तो फिर में ऐसा होता है ना पाउंड में, ये 100 पाउंड है वेट। यहाँ एक रिएक्शन एक्ट करेगा, यहाँ इसको एन ए कह देते हैं, और फ्रिक्शन एक्ट करेगी। ये अगर मोशन इस डायरेक्शन में होती है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और वो इक्वल होगी 0.25 ऑफ एन ए इस पॉइंट पे। अच्छा, ये जब इसके साथ टकराएगा तो ये वाला बी ब्लॉक ए पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इस फ्री डायग्राम में आएगी कि इसके एक्सटर्नल जो एक्ट कर रही है, जो इसके लिए एक्सटर्नली अप्लाइड है, वो है एफ ए बी। अच्छा, आप लोगों को स्टैटिक में पढ़ा होगा आपने कि अगर फ्री बाई डायग्राम में एफ ए बी इसमें इस डायरेक्शन लग रहा है, तो इस डायग्राम पे जो बी ब्लॉक की होगी ये एक ही है। बी की अगर बात करें तो उस पे यही फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दैट विल बी अप्लाइड हेयर। और ये भी यहाँ अगर देखें तो ये कंप्रेसिव फोर्स है, यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स ही रहेगी। यहाँ इसका वेट एक्ट करेगा 50 पाउंड का, और रिएक्शन एक्ट करेगा, और ये भी इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए, तो रिएक्शन वो फ्रिक्शन जो है ना वो इस डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट डायरेक्शन एन बी। तो इसमें से हमने निकालना क्या है, एफ ए बी निकालना है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं ये एक्स और वाई, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले लेते हैं एक्स और वाई। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक जी, अच्छा स्टूडेंट्स ये होता है ना, वैसे इसकी नोयत ऐसी है कि हम पता है कि वाई के अलावा कोई मोशन नहीं होती, तो सिग्मा वाई इक्वल टू 0 हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
और एक्स के लॉन्ग मोशन हो रही है तो ऑब्वियसली उसके लॉन्ग जो है ना इम्पल्स की मोमेंटम की आएगी इक्वेशन। तो आपकी मर्जी है, चाहे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन लगा दें, क्योंकि इसके लॉन्ग मोशन नहीं हो रही तो इक्विलिब्रियम में ले सकती हैं। दूसरा ये है कि आप इसको भी वो कंसिडर करें इम्पल्स मोमेंटम वाली इक्वेशन और फिर कर लें। तो इसमें मैं जो है इसके लिए मैं इक्वेशन अप्लाई करने लगा हूँ, वो आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम। इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे। अच्छा पहले इस पर अप्लाई करते हैं। इस पर जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम, अच्छा किसके अलॉन्ग करें, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। अच्छा जैसे ही मैं चेक करूँगा वाई एक्सिस देखूंगा, वाई एक्सिस अगर मेंशन है मैं कहूँगा ठीक है, अगर वाई एक्सिस मेंशन नहीं होगी किसी की तो यहाँ चाहे वो जितना मर्जी लिखता रहे उसकी मार्क्स 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया होगा, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप ये डिफाइन करें। अलॉन्ग वाई एक्सिस एम, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम ये लगा रहे हैं इक्वेशन इम्पल्स एंड मोमेंटम की, और ये आ जाएगा एम वी वन वाई प्लस समेशन ऑफ आर फोर्सेस फ्रॉम T1 to T2 एंड दैट इज एफ वाई डी टी, क्योंकि वाई के लॉन्ग लगा रहे हैं इसलिए तो वाई लिखा, एम वी टू वाई। जी शुरू में क्या था, वो रेस्ट में था, ये 0 हो जाएगा। फोर्स कौन सी एक्ट कर रही थी जी, फोर्स कौन कौन सी एक्ट कर रही है इसमें देख लो, वाई के लॉन्ग एन ए और ऊपर 100, तो 100 माइनस का प्लस का एन ए इंटू T2 माइनस T1, इसकी इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये बनेगा T2 माइनस T1, और किया जाएगा V2, V2 क्या है 0, ये सिंपली आ जाएगा 100 प्लस एन ए जी T1 और T2 कितना है 5 और T1 कितना है 0, तो ये बेसिकली आ जाएगा एन ए इज इक्वल टू, ये माइनस है इसके साथ, ये वाला माइनस है, तो ये आ जाएगा 100 पाउंड, ये एन ए आ जाएगा। तो सिंपली वही इक्वेशन है सिग्मा वाई वाली, या इम्पल्स मोमेंट में लिखे तो ये आ जाएगा। यहाँ भी हमने यही इक्वेशन अप्लाई करनी है। लेकिन ये है अलॉन्ग वाई एक्सिस ही, लेकिन ये ब्लॉक बी के लिए है। वैसे भी ये पेज की ये वाली साइड है भी वाई के लिए ही, तो इस पर हम जब करेंगे तो आ जाएगा एम ई वन वाई प्लस मिशन इंटीग्रल 1 to T2 जो कि 5 है, एफ वाई डी टी इक्वल टू एम वी टू वाई। अगेन वही बात, वाई के लॉन्ग इसमें मोशन है इनिशियली नहीं, फाइनल में है नहीं, फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, फोर्स अलबत्ता ये कर रही होगी 50 वाली, हाँ जी 50, और एन बी, तो एन बी पॉजिटिव हो जाएगा -50 हो जाएगा इनटू इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे T2 माइनस T1 आ जाएगा साथ, और ये आ जाएगा 5 माइनस 0, तो यहाँ से एन बी सिंपल कितना आ गया 50 पाउंड के। अच्छा ये निकालना कोई इशू नहीं था। अब एक्स के लॉन्ग भी लगा लेते हैं। जब हम एक्स के लॉन्ग लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा ये वाला ए बी और वेलोसिटी भी। अच्छा जी,
along x एक्सिस जब आप अप्लाई करते हैं फिर आपका आ जाएगा mv1 x, सॉरी हाँ जी x बिल्कुल सही है, प्लस समीशन t2 to t1 t1 to t2 f x dt इक्वल टू mv2 x। m क्या होगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई g जो कि 32.2 है। v1 कितना है, इनिशियली दोनों क्या थे, रेस्ट में थे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियली रेस्ट में होने की वजह से ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो वैसे ही 0 थी, ये अलॉन्ग एक्सिस फ्रॉम रेस्ट, ये बेसिकली क्या बता रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये वाली व्यू लिखते होंगे 0। एफ एक्स एक्स के अलॉन्ग कौन कौन सी है, यह आ जाएगा ये 50 प्लस का, ये माइनस का, बस यही है 50 माइनस एफ बी, 50 माइनस एफ ए बी इंटू आ जाएगा T2 माइनस T1। अच्छा ये कांस्टेंट है, इस वजह से मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और m आ जाएगा 100/32.2 इंटू V2। ये अभी हमें नहीं पता इसको V क्या देते हैं, जस्ट अननोन है ये वाला। तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, जाएगा 50 माइनस एफ ए बी इंटू 5 इज इक्वल टू 100/32.2 V। एक इक्वेशन तो ये आ जाती है आपकी। ठीक है ना, दूसरी इक्वेशन जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये वाली भी अप्लाई कर देते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस करते हैं तो mv1 x प्लस समीशन, सॉरी समीशन लिखना था मैंने, समीशन t1 से t2 ऑफ एफ एक्स डी टी mv2 ऑफ x। तो इनिशियली ये अगेन ये b भी तो 0 पे ही था, रेस्ट में था, इसलिए ये 0 हो गया। फोर्स एक्ट कौन कौन सी करेंगे वो हम देख लेते हैं। फोर्स इसमें जस्ट एक ही एक्ट कर रही है जो एफ ए बी है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने गलती कर दी, ये माइनस की ये वैल्यू भी आनी थी एक टर्म ना, ये माइनस की 0.25 इंटू एन ए या कितना आ चुका है 100, 0.25 इंटू 100 ये भी आना है। तो ये मैं चलो इधर थोड़ा सा करेक्ट करके लिख देता हूँ, ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, ये तो प्लस का था, ये माइनस का आ जाएगा 25। ये 50, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ x के अलॉन्ग क्या आएगा, हाँ जी जब मैंने ये लिखा इसमें आ जाएगा एक ये एक माइनस ये, तो आ जाएगा एफ ए बी माइनस 0.25 ऑफ एन बी, और एन बी कितना है 50, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें आप इंटू T2 माइनस T1, ये f की जगह, और क्योंकि f कांस्टेंट था इंटीग्रेशन करके T2 माइनस T1 आ जाएगा इज इक्वल टू एम वी, और m की जगह इसकी वैल्यू भी अलग पुट की जा सकती है। m इसका कितना है 50, वैसे वेट था, अब 50 को डिवाइड कर दें 32.2 से, यहाँ से अगले स्टेप में आ जाएगा जी एफ ए बी माइनस 12.5 इंटू 5, T2 5 है,
T2 5 है, गिवन है, इज इक्वल टू 50/32.2 ऑफ V। तो ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इसमें जो आंसर दिए हुए हैं उसमें हमारे पास आप V आ जाता है मेरे पास 13.42 फीट पर सेकंड, और FAB आ जाता है मेरे पास साइमल्टेनियसली सॉल्व करके 16.67 ऑफ पाउंड। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो बहरहाल मैंने तरीका बता दिया, हो सकता है इसमें मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो मेन मेरा फोकस है आपको प्रोसीजर बताने के, वो मैंने बता दिया है। तो इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Students, we have to solve this problem, that is problem number 1529. In case of emergency, the gas actuator is used to move a 75 kg block B. तो ब्लॉक बी का मैस जो है वो 75 kg हो जाएगा। बाई एक्सपेंडिंग ए चार्ज सी, ये चार्ज सी है, इसको जब एक्सटेंड करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, इसको धमाका करते हैं, नियर अ प्रेशराइज्ड सिलेंडर ऑफ निग्लिजिबल मैस, इसका मैस निग्लिजिबल है। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लेन द सिलेंडर फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर हो जाता है, एंड रिलीज गैस फोर्सेज, एंड द रिलीज गैस, जो रिलीज गैस होती है वो फोर्स करती है फ्रंट पार्ट ऑफ द सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का फ्रंट पार्ट को, टू मूव बी फॉरवर्ड, कि वो बी को फॉरवर्ड मूव करे, गिविंग इट ए स्पीड ऑफ वी, बी की स्पीड कितनी हो जाती है 200 mm पर सेकेंड, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और टाइम कितना है इन 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड में। The coefficient of kinetic friction between B and floor is mu k is 0.5, mu k is 0.5. Determine the impulse that the actuator impart to B. हमने impulse करना है कि actuator जो है वो impart करता है B को, तो impulse हमने find करना है किसका, B का। अच्छा, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। मैस कितना एक्ट कर रहा है जी 75 इंटू 9.81, और फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ, जो इसकी ये फोर्स यहाँ एक्ट कराएगी, हम सिर्फ इसको बना रहे हैं। अच्छा, इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एन बी कह देते हैं हम उसको, और एक ये आ जाएगा म्यू के फ्रिक्शन फोर्स, म्यू के इंटू एन बी, जिसको हम 0.5 इंटू, क्योंकि 0.5 है ना, एन बी भी कह सकते हैं। ये है जी इसकी पूरी सिचुएशन। वेलोसिटी अलबत्ता गिवन है, वेलोसिटी इज गिवन, दैट इज यहाँ भी गिवन है वैसे 0.2 मीटर पर सेकेंड। याद रखें फोर्स नहीं है, वेलोसिटी है। इम्पल्स हमें निकाल लेना है, सिर्फ इसकी वजह से जो इम्पल्स होगा वो निकालना है, दैट द एक्चुएटर। ये एक्चुएटर ये है ना, ये एक्चुएटर जो इस पे करता है वो एफ है, तो एफ इसकी वजह से जो इम्पल्स होगा वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एन बी फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। उसके बाद हम कह सकते हैं सिंस देयर इज नो मोशन along y axis, तो सिग्मा एफ वाई शुड बी 0। ये आ जाएगा एन बी माइनस 75 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन बी मैंने जो कैलकुलेट किया है ये किया है 735.75 न्यूटन। तो ये आपको पता चल जाता है, तो इसके साथ ही आप ये फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम
इम्पल्स करना नहीं, तो अब हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम क्या कहता है? अच्छा, ये अलॉन्ग हम किस में करेंगे? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो है उसमें तो वैसे मोशन ही नहीं थी। अच्छा, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ये मोशन लगाते तो भी हमारे पास यही सिंप्लीफाई इक्वेशन बननी थी जो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, ये आ जाएगा एम वी वन एक्स प्लस समीशन T1 से T2 ऑफ एफ डी टी, ये तमाम फोर्सेज जो होंगी उनका समीशन करना है, इज इक्वल टू एम वी टू एक्स। इनिशियली क्या है? रेस्ट में। तो शुरू में ना ये रेस्ट में है, शुरू में रेस्ट में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसको मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ। फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं? फोर्सेस हमारे पास एक्ट करेंगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये और ये, बस दो फोर्स है। तो आ जाएगा एफ माइनस 0.5 ऑफ एन बी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रल फ्रॉम T1 से T2 इज इक्वल टू 0.4। तो इसका अगर आप लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लें दो में, एक तो एफ डी टी कर लें T1 से T2, और ये आ जाएगा -0.5, एन बी की वैल्यू क्या आ जाएगा? एन बी, और इसकी आ जाएगा T1 से T1 0 से T2 जो कि 0.4 सेकेंड है, इंटू डी टी इज इक्वल टू एम कितना था? 75, V2 कितना था? 0.2, तो ये 75 इंटू 0.2 ही आ जाएगा। ये वाला हमें फाइंड करना था, ये तो इम्पल्स टू डिटरमिन है, तो इसे इम्पल्स जस्ट लिख लें आप, इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है फिर, माइनस ये क्या बनेगा? 0.5, एन बी हमने कैलकुलेट कितना किया था? एन बी हमने किया था यार कैलकुलेट, दैट इज 735.75, क्या जाएगा? 735.75, ये तो ये आ गया, और ये इंटीग्रेशन की वजह से T2 माइनस T1 यानी 0.4 माइनस ज़ीरो, T2 क्या है? 0.4 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये आंसर 15 आ रहा था। तो यहाँ से आपके पास इम्पल्स सिंपल क्या आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा, ये वाला उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो 15 में जब ये ऐड होता है तो ये 162.15 न्यूटन सेकेंड मेरे पास आ रहा था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इस तरह आप हिसाब कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।